थॉर रिटर्न्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से थॉर एक वॉइड के अंदर फंसा होता है और डोनाल्ड ब्लेक के जरिए वो वहाँ से बाहर निकलता है और इस तरह थॉर और डोनाल्ड ब्लेक दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। लेकिन हमने साथ में ये भी देखा था कि थॉर जो है अपनी बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल पावर इस्तेमाल करता है और अर्थ के ऊपर ही एसगार्ड बना लेता है। अब आगे हम देखते हैं कि थॉर अपना एसगार्ड बनाने के बाद उसके अंदर टहल रहा होता है, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अकेला होता है तो उसको सिर्फ अपने पुरानी लोगों की मेमोरीज वगैरह दिख रही होती हैं, जैसा कि लेडी सिफ वगैरह जो कि उसकी एक तरह से लवर हुआ करती थी। और हम देखते हैं कि थॉर एक बैल्कनी पे जाके खड़ा होता है एसगार्ड की, लेकिन उसको सामने से आवाज़ एक हॉर्न की आती है और जब वो नीचे झाँक के देखता है तो दो पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचे हुए होते हैं और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। क्या एड, तुम इस बारे में श्योर हो कि हमें उससे जाके बात करनी चाहिए? तो दूसरा वाला पुलिस वाला कहता है कि हाँ बिल्कुल, हमें सिर्फ बात ही तो करनी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वहीं पर थॉर अपने हैमर के जरिए नीचे उतरता है और बोलता है तो आप लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? तो वो पुलिस वाले बोलते हैं कि हम आपको पहचान गए हैं, आप थॉर है ना जो कि पहले एवेंजर्स में हुआ करते थे। तो थॉर बोलता है कि मैं वैसे तो काफ़ी ज़्यादा नामों से जाना जाता हूँ, लेकिन हाँ मैं वही हूँ और अब तुम देख सकते हो जैसा कि हर चीज़ अपनी पुरानी ग्लोरी के ऊपर लौट चुकी है। तो वहीं पे वो दूसरा पुलिस वाला बोल रहा होता है जो कि बहुत ज़्यादा डर रहा होता है थॉर से बात करने में कि एड, हमें लगता है कि यहाँ से चले जाना चाहिए, ये वन ऑफ द एवेंजर्स है, ये बहुत ज़बरदस्त और पावरफुल हीरो है, हम इससे बात नहीं कर सकते। लेकिन जो मोटा पुलिस वाला होता है वो बोलता है कि मैं जानता हूँ फ्रैंकी ये कौन है, लेकिन इससे ये साबित नहीं हो जाता कि ये जो चाहे कानून तोड़ सकता है। तो ज़रा देखिए मेरी तरफ मिस्टर थॉर, हम आपके साथ यहाँ पे कोई ट्रबल नहीं चाहते हैं, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा था कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी चाहें तो इस तरह से कहीं पे भी रख नहीं सकते हैं। जब थॉर पूछता है क्यों नहीं, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, तो पुलिस वाला बोलता है क्योंकि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं बना सकते हैं किसी परमिट के बगैर या किसी ऑनरशिप के बगैर या आपने इसकी कीमत अदा ना कर दी हो। तो थॉर बोलता है तो मतलब मैं इस ग्राउंड के ऊपर कुछ भी नहीं बना सकता हूँ? तो पुलिस वाला बोलता है कि बिल्कुल आप सही समझे। तो थॉर बोलता है कि बहुत अच्छे। और सब देखते हैं कि थॉर वहाँ से पलट जाता है और पुलिस वाला बहुत भरम में बोल रहा होता है कि देखा तुमने फ्रैंक, मैंने कहा था ना सिर्फ छोटी मोटी बातचीत से बहुत बड़े बड़े काम बन जाते हैं। लेकिन हम अगले पल देखते हैं कि थॉर अपना हैमर पकड़ता है दोनों हाथों से और उसमें एक पावर समन करता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटनिंग वगैरह शुरू हो जाती है और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वहाँ की पूरी अर्थ वगैरह हिलने लग जाती है। वो पुलिस वाले डर जाते हैं कि यहाँ पे आखिरकार हो क्या रहा है और थॉर अपनी पावर इस्तेमाल करता है और हम जो अगला नज़ारा देखते हैं वो बिल्कुल हमारे होश उड़ा देगा, क्योंकि हम देखते हैं कि उसने मना करा था कि आप एसगार्ड इस ज़मीन के ऊपर नहीं बना सकते हैं। तो थॉर ने उस ज़मीन को ही हवा के अंदर फ्लोट करना शुरू कर दिया और इस तरह से हम देख सकते हैं कि थॉर का जो नया एसगार्ड है वो आधा ज़मीन और आधा आसमान यानी दोनों के बीच में है। और थॉर पलट के बोलता है कि अब ये ग्राउंड पे नहीं है, अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो वहीं पर पुलिस वाला डर के बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, हम बस जा रहे हैं यहाँ से, हमें माफ़ करिएगा। और इस तरह देखते हैं कि पुलिस वाले वहाँ से डिस्कशन करते हुए जा रहे होते हैं कि मेरे ख्याल में अब ये थॉर सही बात कर रहा है, हमें इसको रोकने का कोई हक नहीं बनता है। और इस तरह वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं कि फिर रात हो जाती है और थॉर अपने पूरे इतने बड़े महल, इतने बड़े एसगार्ड के अंदर अकेला बैठा होता है और वो सिर्फ डोनाल्ड ब्लेक की उन बातों को याद कर रहा होता है जो कि उसने उससे वाइड में करी थी। यानी कि उसने बोला था कि तुम्हारे जो लोग हैं वो हो सकता है कि अभी ना मरे हों, वो अभी भी इंसानों के दिलों में, दिमाग और उनके सोल्स में ज़िंदा हैं, तुम्हें ज़रूरत है तो सिर्फ उनको जगाने की। और इसी तरह हम देखते हैं कि थॉर जो है ये सारी रात सोचता रहता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता और इसी तरह सुबह भी हो जाती है और थॉर को दोबारा एक हॉर्न की आवाज़ आती है। तो वहीं पर हम देखते हैं कि एक फैमिली होती है जिसमें एक अंकल और उसका बेटा होता है छोटा सा, और वो आके बोलते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, मेरा नाम मिलर है, सैम मिलर, और ये जगह है मेरी और मैंने शेरिफ से बात करी, उसने मुझे बताया कि यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं। शेरिफ ने तो आपसे बात करने से दोबारा मना कर दिया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे डायरेक्टली आके खुद बात कर लूँ। देखिए मैं किसी भी किस्म का कोई ट्रबल नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये जो मेरी जगह है ये बहुत वैल्यूबल रियल इस्टेट है, तो आप इसके ऊपर हों भले, लेकिन इस तरह मैं अपनी जगह के ऊपर कुछ काम तो नहीं कर पाऊँगा ना, तो इस तरह ये राइट्स अभी भी मेरे पास ही हैं क्योंकि ये ज़मीन मेरी है। तो थॉर बोलता है कि हाँ ये तो दिख रहा है कि ये कितनी वैल्यूबल है। तो बोलता है कि हाँ आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। और वो बोलते हैं कि अगर आप चाहें तो मुझसे कुछ नेगोशिएशन वगैरह कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझसे ये जगह ख़रीद सकते हैं, क्योंकि अब वैसे भी इस जगह की वैल्यू अब और बढ़ने वाली है क्योंकि थॉर जो यहाँ पे आ चुका है। तो थॉर बोलता है कि बहुत बढ़िया, मेरे साथ आओ। इस तरह हम देखते हैं अंकल बोलते हैं कि टॉम, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे सीढ़ी की ज़रूरत है, और वो वहाँ पे एक सीढ़ी लगाते हैं और एसगार्ड के अंदर थॉर के पीछे पीछे जाते हैं। और थॉर उनको बोलता है कि आइए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एसगार्ड अपनी ग्लोरी पे पहुंच चुका है, तो इस तरह एसगार्ड का ख़जाना भी टोटली रीस्टोर हो चुका है। और हम देखते हैं कि थॉर एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खोलता है जिसके अंदर पूरे एसगार्ड का ट्रेजर यानी सोना, तलवारें, चांदी, हर चीज़ मौजूद होती है। और अंकल की आंखें फटी फटी रह जाती हैं। तो थॉर बोलता है कि यहाँ से आपका जो दिल चाहे लीजिए और चले जाइए, लेकिन फिर लौट के कभी नहीं आना। तो वो अंकल ऊपर से चिल्लाते हैं कि टॉम जल्दी से ट्रक लेकर आओ। तो टॉम बोलता है क्या कह रहे हैं आप? वो अंकल बोलते हैं कि मैंने तुमसे कहा कि ट्रक लेकर आओ यहाँ पे फ़ौरन। और वो अंकल भाग भाग के जो है पूरा सोना भर के अपनी गाड़ी के अंदर ले जाते हैं। और इसी तरह हम उस मोटर के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे डोनाल्ड ब्लेक यानी डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक रुके हुए हैं, और वहाँ पे बहुत सारे लोग बातें कर रहे होते हैं कि थॉर ने अभी अभी नया जगह खरीदी है, वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ वगैरह नहीं कर रहा। तो एक बोलता है कि हाँ वो शो ऑफ तो करेगा ही क्योंकि वो इस दुनिया से है ही नहीं, वो किसी और प्लेनेट से, और अब वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। वहीं पे जो लेडी होती है वो बोलती है
कि हाँ, और वैसे भी अब हम उसके नेबर्स बन चुके हैं, तो ये हमारे ऊपर है कि हम उसका वेलकम कैसे करें और उसको अपनी कम्युनिटी में कैसे शामिल करें। तो क्यों ना हम उसको चर्च पे इनवाइट करें, क्योंकि मैंने सुना है कि वो वहाँ पे अकेला है और इतनी बड़ी जगह में अकेला रहना कोई आसान बात नहीं है। और इस तरह हम देखते हैं कि रात में दोबारा थॉर जो है एसगार्ड की छत पर खड़ा होता है और सिर्फ यही सोच रहा होता है कि किस तरह से अपने पुराने लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को जो है वापसी लेकर आए इस एसगार्ड के अंदर। और उसको कुछ समझ में नहीं हो रहा होता। तो थॉर अपना हेलमेट पहनता और बोलता है कि सिर्फ हेमडाल, बाल्डर, फंड्रल, वॉलस्टेक, तुम लोग मुझे सुन सकते हो? तुम लोग आखिरकार हो कहाँ पे? तुम कौन से मोटल्स के दिल और सोल में हो? और अगर तुम लोग कहीं भी किसी भी मोटल की जिस्म के अंदर हो और तुम मुझे अगर सुन सकते हो तो ये मेरी बात ज़रा कान खुल के सुन लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस अर्थ के चारों कोनों में क्यों ना जाना पड़े, लेकिन मैं तुम लोगों को ढूंढे बगैर चैन से नहीं बैठने वाला। इसके बाद हम शिफ्ट होते हैं फ्रांस की एक सिटी न्यू ऑर्लियंस के अंदर और हमें वहाँ पता चलता है कि यहाँ पे दरअसल कुछ टाइम पहले फ्लड आया था और ये पूरी की पूरी सिटी बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि थॉर जो है अपनी एक नई क्वेस्ट पे निकला हुआ है और उसको अपने सारे दोस्तों को ढूंढना है वापसी, क्योंकि जैसे कि डोनाल्ड ब्लेक ने कहा कि वो जो तुम्हारे गॉड्स थे वो अभी भी इंसानों के दिल, दिमाग और उनके सोल्स में मौजूद है कहीं ना कहीं, हमें ज़रूरत है तो सिर्फ उनको जगाने की। लेकिन थॉर को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि यहाँ पे उसको कोई ना कोई उसका अपना मिलने वाला है। लेकिन जब वो यहाँ पे पहुँचता है तो यहाँ पे वो देखता है कि चारों तरफ इसकी सिर्फ खंडर ही खंडर होता है और यहाँ पे लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो वहीं पे उस फ्लड के अंदर से जो लोग बच गए थे उनमें से एक सामने आता है और वो थॉर से बहुत बुरी तरीके से बात कर रहा होता है, बहुत बदतमीजी से, बहुत रूडली, कि तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम एक कॉस्ट्यूम फ्रीक हो, तुम लोग जब भी यहाँ पे आते हो हमारी सिटीज़ में, हमारी कंट्रीज़ में से मुसीबत ही आती है। मैं पहले रिपोर्टर से ये बात कह चुका हूँ, मैं पॉलिटिशियन से भी कह चुका हूँ, मैं सेलिब्रिटीज़ से भी कह चुका हूँ और अब मैं तुमसे एक बार फिर कहूँगा कि तुम जो हो हमारे टाउन के अंदर वेलकम नहीं हो। तुम सिर्फ यहाँ पे हमारे लिए पेन और लॉस लेकर आते हो। तुम लोग यहाँ से जा सकते हो और मैं किसी से भी कुछ भी नहीं कहने वाला। अगर तुम इतने ही बड़े बनते हो तो तुम्हें उस वक्त यहाँ पे होना चाहिए था जब हमें तुम्हारी ज़रूरत थी। तब तुम कहाँ पे थे? हाँ। तो थॉर खामोश होता है और बोलता है कि मैं मरा हुआ था। तो वो बोलता है कि हाँ, अगर तुम मरे हुए थे तब भी तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था ना, और कम से कम अगर तुम अपना पास्ट नहीं बदल सकते तो फ्यूचर को सेव करने की कोशिश करो और यहाँ से चले जाओ। मैं तुमसे दोबारा नहीं कहूँगा, ये हमारा टाउन है और अब हम जैसे चाहें इसमें रहेंगे, क्योंकि जब हमें तुम लोगों की ज़रूरत थी कोई नहीं आया, तो अब तुम लोग यहाँ पर वेलकम नहीं हो बिल्कुल भी। तो वहीं पर हम देखते हैं कि वो आदमी बहुत रूडली थॉर से बात करता है, लेकिन थॉर बिल्कुल खामोश खड़ा रहता है क्योंकि उसको लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसकी गलती है, क्योंकि जैसा कि डोनाल्ड ब्लेक ने कहा था कि तुम्हारे बगैर अर्थ का ये हाल होगा। तो अभी से उसके असरात आना शुरू हो चुके थे। तो थॉर को ऐसा फील हो रहा है कि वो इतना टाइम जो सो रहा था उसकी वजह से ये शायद फ्लड आया है यहाँ पे और ये लोग इसको इसलिए ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन थॉर अपनी खामोशी में खड़े होता है कि पीछे से एक रोशनी आती है और आवाज़ आती है कि हेलो थॉर, हमें बात करने की ज़रूरत है। और हम तभी देखते हैं कि आयरन मैन वहाँ पर थॉर से मिलने के लिए आता है और आयरन मैन बोलता है कि इससे पहले मैं अपनी फॉर्मेलिटीज़ को स्टार्ट करूं, मैं तुमसे यही कहना चाहूँगा कि मुझे तुमको देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई थॉर, तुम्हारी प्रेजेंस को मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया मेरे भाई। लेकिन हम देखते हैं कि थॉर खामोशी से सिर्फ आयरन मैन को घूर रहा होता है। तो आयरन मैन बोलता है क्या बात है मेरे भाई, क्या तुम मुझसे कुछ कहोगे नहीं? ये भी नहीं कहोगे कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा टोनी, हम लोग फ्रेंड्स हुआ करते थे यार और हमें मिले हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तुम जानते हो ना। लेकिन थॉर फिर भी कुछ नहीं बोलता और वो सिर्फ आयरन मैन को घूर रहा होता है गुस्से से। और आयरन मैन फिर बोलता है कि चलो ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं अपनी फॉर्मेलिटीज स्टार्ट कर दूं। तो सुनो कि थॉर, कहीं तुमने सीरियसली ये तो नहीं सोच लिया था कि तुम एक पूरे के पूरे एसगार्ड को जो है इन द मिडल ऑफ अमेरिकन लैंड के ऊपर लाके ऐसे ही रख दोगे और नेशनल गार्ड और व्हाइट हाउस के अंदर किसी की नज़र नहीं जाएगी और लोग तुम्हारे बारे में बातें नहीं करेंगे? मेरा मतलब हाँ, हमने चेक करा है कि तुमने किस तरह से उस जगह को बनाया है और वो टेक्निकली जो है तुम्हारी हो चुकी है, लेकिन फिर भी तुम इस तरह से इस कंट्री के अंदर इतने आराम से नहीं घूम सकते हो। अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं थॉर, जब तुम यहाँ पे नहीं थे तो बहुत सी चीज़ें बदल चुकी हैं। अब चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल हो गई हैं थॉर, या तो तुम गवर्नमेंट के लिए काम करो या गवर्नमेंट के साथ काम करो या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ काम करो। अब यहाँ पे कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है। हमने तुम्हारे एसगार्ड की फ़ोटोज़ देखी हैं सैटेलाइट से और हमें ये बात कंफर्म हुई है कि वहाँ पे तुम सिर्फ अकेले रह रहे हो। तो हम चाहें तो उस जगह को वहाँ से हटा सकते हैं, हिला सकते हैं और बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम बहुत पुराने दोस्त हैं और मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, तो मैं इसलिए चाहूँगा कि तुम एसगार्ड को एक ऐसी अप्रोप्रिएट जगह पे ले जाओ जहाँ पे तुम्हें भी परेशानी ना हो और हमें भी नहीं, और तुम हमारी गवर्नमेंट के साथ मिल जाओ और साइन कर लो उन पेपर्स के ऊपर, ताकि हम लोग अच्छी तरीके से पुराने काम पर लग जाएँ। तो वहीं पर आयरन मैन बोलता है तो मैंने इतना कुछ बोल दिया लेकिन तुम कुछ बोल ही नहीं रहे, तो क्या कहते हो तुम? और हम देखते हैं कि वहीं पे बादल एकदम गरजना शुरू हो जाते हैं। थॉर अपना म्योनियर अपने हाथ में ले रहा होता है और साथ में ये बोल रहा होता है कि हाँ, चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं। तुमने उन्हीं को मार गिराया है जो कि कभी तुम्हारे साथ लड़ा करते थे और हम उनको कॉमरेड्स बोलते थे। तुमने लोगों को मारा, उनको कैद किया जिन्होंने तुम्हारी खिलाफ वर्जी करी, लेकिन तुम ये भी भूल गए कि वो प्रीवियसली हमसे कितने ज़्यादा रॉयल हुआ करते थे। वो हमारे दोस्त, हमारे साथी, वो हमारे ब्रदर इन आर्म्स हुआ करते थे, लेकिन तुमने किसी चीज़ का लिहाज नहीं करा। तुमने देखा कि अगर वो तुम्हारी नहीं सुनेंगे तो तुम इनके साथ ये करोगे, लेकिन तुम वहाँ भी नहीं रुके, तुम इससे और आगे चले गए, तुम और आगे चले गए और तुमने मेरा जेनेटिक कोड कॉपी करने की कोशिश करी विदाउट माई परमिशन, विदाउट माई नॉलेज। तुमने एक ऐसा एबॉमिनेशन बनाने की कोशिश करी जो कि मेरी कॉपी थी, मेरी इंसल्ट थी, और तुमने दुनिया से ये कहा कि ये थॉर है यानी मैं हूँ। तुमने जो है मेरी बॉडी का गलत इस्तेमाल करा है, तुमने मेरी पावर्स का गलत इस्तेमाल करा है, तुमने मेरी दोस्ती का गलत इस्तेमाल करा है।
तो क्या तुम इस तरह से डिफाइन करोगे फ्रेंडशिप? हाँ, क्या इस तरह से तुम डिफाइन करोगे फ्रेंडशिप? और इस तरह हम देखते हैं कि थॉर जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके चारों तरफ सिर्फ बिजली बिजली होती है और पूरी वहाँ की ज़मीन हिलना शुरू हो जाती है। तो आयरन मैन बोलता है कि ऑल राइट थॉर, मैं समझ सकता हूँ कि तुम मेरी इस बात पे बहुत ज़्यादा अपसेट हो, लेकिन तुमने अभी तक पूरी कहानी नहीं सुनी, तो प्लीज़ मुझे बताने दो थॉर के यहाँ पे असल में हुआ क्या था। लेकिन थॉर को आता है गुस्सा, वो अपना हैमर सीधा आयरन मैन के आर्मर पे मारता है और आयरन मैन का आर्मर पूरी तरीके से बिजली में भर जाता है और दूसरे ही पल आयरन मैन को वो इतनी दूर उड़ा के फेंकता है। और वहीं पर आयरन मैन अपना बैलेंस संभालता है और बोलता है कि मैंने तो उम्मीद करी थी कि हम अच्छी तरीके से बात करेंगे, मैंने सोचा था कि हम आसानी से निपटा लेंगे, लेकिन अब मुझे मुश्किल कदम उठाने ही पड़ेंगे, इसके लिए मैं तुमसे बाद में माफ़ी मांग लूँगा। और आयरन मैन अपनी फुल रिपल्जल रेस जो है थॉर की तरफ मारता है, लेकिन थॉर उसकी इतनी ज़बरदस्त रिपल्जल रे की वजह से वहाँ से हिलता भी नहीं है। तो आयरन मैन वहाँ से स्पीड से आता है और बोलता है कि ठीक है, अब हम इसको पुरानी तरीके से करेंगे। लेकिन हम देखते हैं जैसे आयरन मैन जो है थॉर की तरफ स्पीड से आता है, थॉर उसको अपने हैमर से मारता है और आयरन मैन उसकी वजह से बहुत दूर डिफ्लेक्ट होता हुआ उड़ते हुए जाता है। और उसका आर्मर उसको यही बता रहा होता है कि इस आर्मर पे 15% डैमेज हो चुका है, सेल्फ रिपेयर में 2 मिनट लगेंगे। तो आयरन मैन बोलता है कि डैम, ये तो मुझे बहुत ज़ोर से लगा है। आयरन मैन उठते हुए बोलता है कि थॉर तुम ये क्या कर रहे हो, हम दोस्त हुआ करते थे, हम साथ में लड़ते थे। तो थॉर बोलता है कि नहीं, अब एक डिफरेंस आ चुका है, इस वक्त इस जगह अब मैं यहाँ से पीछे नहीं हटने वाला। तो आयरन मैन बोलता है कि आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। तो उसी पल हम देखते हैं कि आयरन मैन का आर्मर उसको बहुत ज़बरदस्त वार्निंग देता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेट हो रही है और 4 सेकंड में आपके ऊपर गिर सकती है। आयरन मैन बोलता है कि ओह नो। और हम दूसरी पर देखते हैं कि एक बहुत ज़बरदस्त थंडर जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल, वो आयरन मैन के आर्मर के ऊपर सीधा गिरता है और आयरन मैन का आर्मर बिल्कुल फेल हो चुका होता है और वो वार्निंग दे रहा होता है कि टोटल सिस्टम फेलियर, टोटल सिस्टम फेलियर। और आयरन मैन का आर्मर वहाँ पे बंद हो जाता है और हम वही देखते हैं कि थॉर आता है, आयरन मैन को पकड़ता है गले से, उसका मार्क्स उसके मुंह से उतारता है और बोलता है ये ऑर्डर्स और अल्टीमेटम जाके तुम उन लोगों को देना जो तुम्हारी बात सुन सकें, या उन लोगों को जाके देना जो कि लड़ने से डरते हैं, लेकिन मुझे नहीं। और अगली बार ये बात सीख कर आना कि गॉड ऑफ थंडर और एक आदमी जो कि मेटल के सूट के अंदर है, उसके अंदर कितना डिफरेंस है। और तुम्हारी मास्टर्स की जहाँ तक बात है जो सिर्फ पावर की ज़बान समझते हैं, तो उनको ये कह देना कि थॉर ने उनसे ये कहा है, अगर कोई भी मॉर्टल एसगार्ड की तरफ आया अनइनवाइटेड और उनके बिहाफ पे जो कि अपने आप को पावर बुलाते हैं, तो ये जान जाएं कि सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर मैं उनको बता दूंगा कि ट्रू पावर होती क्या है। आसमान जो है वो गरजने लग जाएंगे, ऐसा मैसेज तुम लोग को देखने को मिलेगा जो कि एक अंधा भी देखने से ना चूक सके। और अगर इन्होंने इस मैसेज से बचने की या इग्नोर करने की कोशिश करी तो ये आसमान जो है और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा। और ये जो है सिर्फ उनकी एजुकेशन की शुरुआत होगी, उनके अच्छे के लिए और तुम्हारे अपने अच्छे के लिए। उनको ये बात अच्छी तरीके से जाके कन्वे कर लेना तुम, और ये उनको मेरी वार्निंग दे देना, और उनको ये बात कभी भूलने नहीं देना कि गॉड ऑफ थंडर क्या चीज़ है और उसका क्या मतलब है। और जहाँ तक बात है तुम्हारी साइड्स चूज़ करने की, तो मैं किसी भी साइड पे जाने की पसंद नहीं करूँगा, ना उनकी साइड ना ही तुम्हारी साइड। मैं न्यूट्रल रहना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ कि मेरे मामले में कोई दखल ना दे अब से, ना तुम्हारी गवर्नमेंट, ना तुम, ना वो, वरना तुम्हें पता है कि क्या क्या हो सकता है। और इस तरह हम देखते हैं कि थॉर आयरन मैन को नीचे फेंक देता है और आयरन मैन बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और बोलता है कि मेरे पास एक पॉसिबल आइडिया है, एक कॉम्प्रोमाइज़ जो कि हम लोग कर सकते हैं। हम लोग एसगार्ड को एक सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट करेंगे, जिसकी वजह से उसकी अपनी डिप्लोमेटिक मिशन, एम्बेसी वगैरह बन सकती है, और इस तरह से वो अमेरिका की स्टेट से बाहर होगा। और वैसे भी देखा जाए टेक्निकली तो वो अमेरिका के ऊपर होवर कर रहा है, मतलब हवा के अंदर है। इस तरह एसगार्ड और उसके अंदर जितने भी लोग हैं उनके ऊपर कानून लागू नहीं होगा, यानी अमेरिका का कानून लागू नहीं होगा, और वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल कर लेंगे। आयरन मैन बोलता है कि बताओ कि ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। थॉर वहाँ से जाता है और बोलता है कि हाँ ये ठीक रहेगा और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो आयरन मैन बोलता है कि तुमने मेरा पूरा आर्मर जला के राख कर दिया है, मैं अपने बेस तक कैसे वापसी लौट के जाऊँ। थॉर बोलता है कि चलते हुए। तो आयरन मैन उसको देख रहा होता है और वहाँ से चले जाता है। और वहीं पे थॉर बोलता है कि ज़रा एक बात और सुन लो, अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, मेरे पास अपना एक बिज़नेस है जिसको मुझे अटेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं एक मिशन पे निकला हुआ हूँ। लेकिन मैं तुम्हें यह बात गारंटी से कह सकता हूँ कि जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारे पास लौट के ज़रूर आऊँगा और उस बारे में डिस्कशन ज़रूर करूँगा जो तुमने मेरा जेनेटिक कोड हासिल करा और मेरा उसका गलत इस्तेमाल करा। और ये भी तुम्हें अच्छी तरह से याद दिलाऊंगा कि मैंने तुमसे जो फ्रेंडशिप रखी थी उसकी मैं कितनी वैल्यू करता था। तो आयरन मैन बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और बोलता है कि ठीक है, और वो दोनों अपने अपने रास्ते वहाँ से अलग हो जाते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वही जो आदमी जो थॉर से पहले रूडली बात कर रहा था वो एक ब्रिज के ऊपर बैठा होता है, क्योंकि थॉर ने यहाँ पे इतना ज़बरदस्त स्टॉर्म वगैरह लाया जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है। तो वो पहले इतना हटी हुई थी उसकी क्योंकि यहाँ पे फ्लड आया था, और वो बारिश देख के और गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि वाह, बस हमें इसी की तो कमी थी कि और बारिश हो जाए। और इस तरह थॉर उसके सामने आता है तो वो और ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और बेसिकली थॉर से बहुत ज़्यादा बदतमीजी भी उतर आता है। तो वहीं पे एक बच्ची आती है और थॉर को देख के बोलती है कि आप प्लीज़ इसके साथ कुछ भी नहीं करिएगा, ये मेरे अंकल हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है, इस फ्लड के अंदर उन्होंने अपना तकरीबन सब कुछ खो दिया, इनकी फैमिली, इनकी आंटी, इनकी हर चीज़, अब सिर्फ मैं इनके साथ रह गई हूँ। और जब इनकी वाइफ हॉस्पिटल के अंदर थी तो वहाँ की लाइट चली गई और उसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तो इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, इनको हालात ने इस तरह से बना दिया है। तो मैं आपसे भीख मांगती हूँ कि प्लीज़ आप इनको कुछ भी नहीं करिएगा, ये मेरे अब सब कुछ हैं। तो थॉर बोलता है कि येस,
मैं तुम्हारा सोल के अंदर के ग्रीफ देख सकता हूँ। ये ग्रीफ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन ये ग्रीफ तुम्हारा सिर्फ अपना नहीं है। इस ग्रीफ के अंदर किसी और का ग्रीफ भी मौजूद है। और वैसे भी एक गॉड का ग्रीफ जो है एक इंसान का जिस्म कैसे बर्दाश्त कर सकता है मेरे दोस्त। तो वहीं पे वो आदमी बोलता है कि तुम मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो थॉर बोलता है कि अब कुछ मत बोलना, सिर्फ मेरी बात पे फोकस करना। और थॉर जैसे ही उसको हाथ लगाता है उसकी आंखें चमकना शुरू हो जाती हैं। तो थॉर बोलता है कि ये है मेरा दोस्त। और वो बोलता है कि बच्ची ज़रा दूर हो जाओ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मोटर आइज़ को नहीं देखनी चाहिए। और हम देखते हैं थॉर अपना म्योनियर घुमाना शुरू करता है और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। लेकिन थॉर यहाँ पे एक तरह का स्पेल पड़ रहा होता है, एक तरह का मैजिक कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसको ऐसा लग रहा था कि इस बॉडी के अंदर उसका कोई दोस्त मौजूद है। और बोलता है उस आदमी को कि आओ मेरी तरफ, जियो और फिर से जियो। और इस तरह हम देखते हैं कि जब थॉर उसके ऊपर एक थंडर स्ट्राइक गिराता है तो हमें पता चलता है कि उस इंसान की बॉडी के अंदर दरअसल एक गॉड मौजूद था। जिस तरह के थॉर जो था वो डोनाल्ड ब्लेक की बॉडी के अंदर मौजूद था, इसी तरह हम देख रहे हैं कि इस इंसान की बॉडी के अंदर हेमडाल मौजूद था। और थॉर बोलता है कि वेलकम हेमडाल, वेलकम होम। फिर यहाँ से हम शील्ड हेडक्वार्टर के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि आयरन मैन के एजेंट्स वगैरह आते हैं और बोलते हैं, इंजीनियर्स कह रहे हैं कि आपका आर्मर की रिप्लेसमेंट सिर्फ 1 घंटे के अंदर तैयार हो जाएगी। आयरन मैन बोलता है कि बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ पे बेसिकली देख सकते हैं कि थॉर ने उसको इतनी बुरी तरीके से मारा है कि आयरन मैन का आर्मर फेल हो गया। और ये वही आर्मर है, यानी कि ब्लीडिंग एज आर्मर, जिसने कैप्टन अमेरिका को बहुत ज़बरदस्त टक्कर दी थी सिविल वॉर के इवेंट के अंदर। और वहीं पे वो एजेंट बोलता है कि मुझे आपको कुछ और भी बताना है। हमारी हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट की इमेजेस से ये पता चला है कि उस जगह पे हमने एक और आदमी की प्रेजेंस को हमने वहाँ पे देखा है। क्या आप चाहते हैं कि मैं वो लोगों को फ़ोन करके बताऊँ? ब्लैक ऑप्स के कमांडर आपकी परमिशन लेना चाहते हैं और वो पूछ रहे हैं कि अब हम आगे क्या करें सर। आयरन मैन बोलता है कि वहाँ पे कुछ नहीं किया जाए, इस मामले को जाने दिया जाए अभी के लिए। और इस तरह हम देखते हैं कि एसगार्ड के अंदर जैसे कि थॉर डोनाल्ड ब्लेक की बॉडी में से निकला था, उसी तरह एक मॉर्टल की बॉडी में से हेमडाल भी निकल कर आ चुका है। और इस तरह अब बाकी के गॉड भी इंसानों की बॉडी में से निकलेंगे, क्योंकि वो सिर्फ सो रहे हैं इंसानों के दिलों में, दिमाग में और उनके सोल्स में। और अब हम देख सकते हैं कि एसगार्ड के ऊपर थॉर और हेमडाल 2 लोग आ चुके हैं। दी एंड। सो गाइज यहाँ पे हमारा पहला स्टोरी आर्क खत्म होता है, जो कि 3 इश्यूज़ के अंदर था और इसको मैंने 2 वीडियोस में आपके साथ एक्सप्लेन किया था। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको थॉर का ये नया वॉल्यूम बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आप लोग बहुत टाइम से थॉर की वीडियोस का इंतजार कर रहे थे और सच में मैं भी बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहा था कि जल्दी से थॉर की स्टोरीज आप लोग के साथ शेयर करी जाए। तो अभी आप लोग बोलेंगे यार थॉर की सिर्फ 2 वीडियोज़ हमें मज़ा नहीं आया, हमें और वीडियोज़ चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जिस तरह मैंने आपको इतने टाइम से सब्र करवाया है उसको आपको फल मिला है और आपको मज़ा भी आ रहा है। तो इसलिए मैं जब स्टोरी आर्क अगला शेयर करूँगा तो उससे पहले कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए जो कि दूसरे कॉमिक्स के अंदर हैं। तो इसलिए मैं पहले अब उन कॉमिक्स को आपके साथ शेयर करूँगा और फिर थॉर का नया स्टोरी आर्क शेयर करूँगा। लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमने देखा कि थॉर और आयरन मैन के बीच क्या ज़बरदस्त शोडाउन हुआ और आयरन मैन समझ लीजिए ख़त्म हो गया उसके आगे। थॉर की पावर जो है बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल पावर है। तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये समझ में ना आ रहा हो कि थॉर जो है आयरन मैन के ऊपर इतना गुस्सा क्यों हुआ है, क्योंकि वो तो कभी दोस्त हुआ करते थे। तो बेसिकली सिविल वॉर का इवेंट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि सिविल वॉर के इवेंट में डॉक्टर रीड रिचर्ड और आयरन मैन मिलकर जो हैं थॉर के बाल से एक क्लोन बनाते हैं थॉर का, जिसको वो नाम देते हैं रैग्नारॉक। और सिविल वॉर के इवेंट के अंदर ही हम देखते हैं कि बिल फॉस्टर यानी गोलायथ जो होता है वो जब आयरन मैन की टीम के खिलाफ लड़ रहा होता है तो आयरन मैन अपना रैग्नारॉक थॉर बुलाता है और वो जो है थॉर उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो बिल फॉस्टर के सीने में एक बिजली से छेद कर देता है, जिसकी वजह से बिल फॉस्टर की मौत हो जाती है। और ये बात टोनी स्टार्क और रीड रिचर्ड से भी सही नहीं जाती है, क्योंकि उन्होंने कभी इस क्लोन को ऐसा बनाया नहीं था, लेकिन अब वो उनके कंट्रोल में भी नहीं रहा। तो यही बात थॉर को पता चली है कि जब थॉर यहाँ पे नहीं हुआ करता था तो आयरन मैन ने उसके साथ ऐसा किया है, मतलब उसके बाल से एक ऐसा क्लोन बना लिया और लोगों को ये बताया कि ये थॉर है। मतलब देखा जाए तो उसने सिर्फ थॉर को ही बदनाम करा है। तो इसी वजह से थॉर आयरन मैन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था और वो गुस्सा हमने देख लिया कि जब गॉड ऑफ थंडर को गुस्सा आता है तो कैसा आता है। और उसने साफ साफ ये बात भी कह दी है कि वो ना इस साइड पे है ना उस साइड पे है, उसको न्यूट्रल छोड़ दिया जाए और अगर आपसे कोई दोबारा उसके पास आया तो वो क्या हाल करेगा ये भी वो बता चुका है। सो गाइस ये सीरीज़ मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और अब जो मेरी नेक्स्ट सीरीज़ होने वाली है वो एक एक्समैन सीरीज़ होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट आ रहे हैं कि एक्समैन की सीरीज़ शुरू की जाए। और सरप्राइज़ के तौर पे मैं आपको ये बता दूं कि अगली सीरीज़ एक्समैन की जो होगी वो वुल्कन के ऊपर होने वाली है। सो गाइस इस वीडियो को लाइक कीजिए।